साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ आर्टिकल नंबर 32, जिसमें हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रीट को जारी कर सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो 5 प्रकार की रीट कैसे और किस कंडीशन में जारी की जाती है, इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने किया था। आज की क्लास में बात करना है हम लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हेडिंग आप बनाइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हेडिंग आपकी होगी आज के क्लास की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को डीपीएसपी कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, ये केवल और केवल इसका कार्य क्या होता है, राज्य को निर्देश देना। राज्य को निर्देश देना इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी का काम क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा आंसर आपका होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसा कि नाम से ही आपको कंफर्म है कि यह केवल और केवल राज्य को एक निर्देश देता है, एक डायरेक्शन देता है, किस तरीके से कार्य आपको करने चाहिए। बेसिकली हम लोगों का जो उद्देश्य है, या यूं कह सकते हैं कि स्टेट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। तो राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है, पब्लिक वेलफेयर स्ट्रक्चर होता है, उसी को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले जानेंगे कुछ बेसिक इसका कैरेक्टर क्या होता है, और उसके बाद जो विभिन्न आर्टिकल्स हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपको आता है, ये क्या होता है। अगर आपसे मान लीजिए कि सवाल पूछ लिया जाए कि निर्देश देना होता है, क्यों देता है, तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या, पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, सोशल और इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट किसका करता है, तो वो राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो होता है आपका किसके लिए, वो होता है आपका डीपीएसपी के लिए। तो दो महत्वपूर्ण बातें आपको यहां से कंफर्म हो गई। यह लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको हमने कहां से लिया है, ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है, कहां से इसको हमने लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमने कहां से ले लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको हमने एडॉप्ट किया। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। और एक समिति थी, अगर आपको याद हो तो उसको हमने बताया था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू समिति थी इसके साथ में। और दूसरी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि तेज बहादुर सप्रू ही थे जिन्होंने अधिकारों को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट, और दूसरे को हमने क्या कहा था, डीपीएसपी कहा था। तो जो फंडामेंटल राइट है, आप जानते हैं कि ये कैसा होता है, ये होता है दोस्त जस्टिएबल। मतलब इसका क्या होता है कि ये हो जाता है न्याय योग्य। अब न्याय योग्य का मतलब आप जानते हैं, मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि न्याय योग्य का मतलब क्या होता है कि अगर इसका किसी तरीके से वायलेशन अगर होता है, इसका अगर वायलेशन होता है, तो इसके आधार पर आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत जो 5 प्रकार की रीट की बात किया था,
उसी की बात यहां पर होती है। लेकिन जो आपको यहां पर डीपीएसपी दिया है, तो ध्यान रखिएगा डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या होता है, यह न्याय योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह न्याय योग्य नहीं होता है। अगर न्याय योग्य नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है, इसका वायलेशन होता है, तो इस आधार पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय की शरण में, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर है? न्यायालय की शरण में आप नहीं जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए? तो डीपीएसपी के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डीपीएसपी का अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है तो उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यह नॉन जस्टिसेबल है, अवाद योग्य है। तो ये आपको सामान्य बातें यहां पर ध्यान में रखनी है। बात करें आगे अगर कि इसका प्रावधान जो है वो आपको कहां पर मिलता है, तो इसके प्रावधानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, इसका प्रोविजन जो है वो हमारे संविधान का भाग नंबर 4 है। भाग संख्या कौन होगा, पार्ट की अगर बात करेंगे दोस्त तो 4 होगा। और अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, तो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 टू 51 में इसका प्रोविजन होता है। किसका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। यहां से सवाल आपको ज्यादातर क्या पूछा जाता है, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूं कैसा होगा। तो ये राज्य को निर्देश देता है, सामान्य बातें हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है या आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, चाहे तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। कहां से इसको हमने लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी को हम लोग आयरिश संविधान भी कहते हैं। साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू समिति की आधार पर इसको लागू किया गया। दो प्रकार के इन्होंने अधिकारों की बात किया था, एक था जस्टिएबल और दूसरा नॉन जस्टिएबल। जो जस्टिएबल हो गया उसी को फंडामेंटल राइट कहे, और जो नॉन जस्टिएबल था इसी को डीपीएसपी के नाम से जाना गया था। ये सारी बातें क्लियर हैं। प्रावधानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रावधान इसका संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में इसका पूरा प्रावधान देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह नाम है, उनका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट होता है कि डीपीएसपी जो है वो एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। यहाँ पर एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था, किसने कहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये आपको काफी कई बार सवाल जो है ये पूछा गया है। तो केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह का ये स्टेटमेंट है, एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छानुसार पेमेंट किया जाता है, बैंक की इच्छानुसार इसका पेमेंट होता है। एक स्टेटमेंट आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है। और उद्घोषों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है किसने, तो केसी व्हीयर ने कहा है। उद्देश्यों और प्रोफेसर केसी व्हीयर ने क्या कहा है, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है, तो ये कहा है केसी व्हीयर ने। किसने कहा है, केसी व्हीयर ने कहा है। तो दो स्टेटमेंट आपको यहां पर महत्वपूर्ण होंगे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं, खास करके प्रोफेसर केटी शाह वाला कई बार पूछा गया है, तो इसको आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक की बात हम लोगों को करनी है, लेकिन कभी कभी सवाल जो है वो आपको इसके सारे आर्टिकल्स के नेचर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात हम लोग इसके आर्टिकल्स की शुरुआत अगर करते हैं, तो आर्टिकल्स की अगर आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल आपको मिलता है वो मिलता है आपको आर्टिकल 36। देखिएगा आर्टिकल 36 में क्या लिखा गया है,
तो आर्टिकल 36 की हम लोग जब बात करते हैं तो आर्टिकल 36 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या लिखा गया है राज्य की परिभाषा में, आपको अगर याद हो तो इसी तरीके से एक आर्टिकल आपने पढ़ा था आर्टिकल 12, और आर्टिकल 12 में आपको दिया गया था राज्य की परिभाषा। यहां पर भी तो राज्य की परिभाषा जो आपको दो जगह दिया गया है, ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा कहां पर विस्तार से दिया गया है, तो आर्टिकल 12 में आपको राज्य की पूरी परिभाषा बतला दिया गया है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अगर आपको याद हो तो हमने आपसे बताया था कि संसद होता है, केंद्र सरकार होता है, संसद है, केंद्र सरकार है, साथ ही साथ यहां पर राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार है, इसके अलावा राज्य विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल होगा, साथ ही साथ यहां पर स्थानीय निकाय होंगे, साथ ही साथ यहां पर अन्य प्राधिकारी होंगे। सबकी मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, अन्य प्राधिकारी होंगे। ये सभी के सभी कहां पर शामिल होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी कहां पर शामिल होते हैं, तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही इनको शामिल किया जाता है। अब आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में आपको दिया गया। तो अनुच्छेद 12 में किस बात की परिभाषा दी गई है, तो वहां पर भी राज्य की ही परिभाषा है। अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझ लिया कि संसद आता है, केंद्र सरकार आता है, राज्य विधानमंडल आएगा, राज्य सरकार आएगा, स्थानीय निकाय आएंगे और अन्य प्राधिकारी आएंगे। तो ये बेसिकली जो है ये 4 2 6 यहां से निकलते हैं। स्थानीय निकाय में फिर बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं और अन्य प्राधिकारी में ऐसे प्राधिकारी आते हैं जो राज्य के द्वारा किसी न किसी तरीके से वो आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और होता है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसको और शामिल किया जा सकता है, तो समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत और शामिल होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है, बहुत सिंपल सा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट आपको राइट आंसर लगाना होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आर्टिकल 36 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 36 में ध्यान रखिएगा राज्य की वही परिभाषा है जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है। ये हो गया। अब इसके बाद जो आर्टिकल 37 आपको मिलता है, आर्टिकल 37 में किस बात का प्रावधान किया गया है, देखिए ये सभी शुरुआत के सारे आर्टिकल्स हैं और यहां से आपको सवाल मिलेंगे। तो डीपीएसपी का नेचर कैसा है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नेचर कैसा है, ये आपको यहां पर दिया गया है। नेचर ऑफ डीपीएसपी अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में है, तो आंसर आपका होगा आर्टिकल 37 में है। अब यहां पर अदालत द्वारा लागू ये नहीं होता है, ये आप जान चुके हैं। पहला इसका नेचर क्या होगा कि यह अदालत द्वारा लागू नहीं होगा, अदालत द्वारा लागू नहीं होगा, यह इसका नेचर है। डीपीएसपी का नेचर पहला क्या हो गया कि अदालत द्वारा यह लागू नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी कि शासन का मूलभूत कर्तव्य इसको बतलाया गया है। फिर भी क्या है, शासन का मूलभूत कर्तव्य, शासन का मूलभूत कर्तव्य बतलाया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, शासन का मूलभूत कर्तव्य का मतलब क्या हो गया कि यह राज्य को निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है कि आपको किस तरीके से कार्य करने हैं। तो आर्टिकल 36, 37 आपने यहां पर पढ़ा है। और इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आर्टिकल आपको और यहां पर ध्यान में रखना है और वो आर्टिकल हो जाता है 38। अब आर्टिकल 38 की हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल आर्टिकल है। देखिएगा कि आर्टिकल 38 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। लोक कल्याण की वृद्धि करना, यहां पर क्या हो गया, लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण की वृद्धि करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, यही बात होगी। राज्य जो है वो प्रयास करेगा। अब इसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना जो काम होगा वो होगा किसका, राज्य का। ये दायित्व बतलाया गया, बहुत सिंपल था। 3 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, 36 से लेकर के 36, 37, 38, ये 3 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा। और ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। डीपीएसपी को अगर आप पढ़ने चल रहे हैं तो ये आपको पता होने ही चाहिए। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा हो गई, 37 में नेचर ऑफ डीपीएसपी हो गया, और 38 में क्या हो गया, लोक कल्याण की वृद्धि करने के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ये बेसिक से आर्टिकल्स थे। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान में किसी भी तरीके से इनका जो डीपीएसपी है, इनका किसी भी तरीके से कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। फिर भी आपके एग्जाम में इसके नेचर के अकॉर्डिंग डीपीएसपी के 3 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो अगर हम लोग ये कह लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो ये गलत नहीं होगा। तो आप हेडिंग एक बनाइएगा, डीपीएसपी के प्रकार, लेकिन ध्यान में इसको डीपीएसपी के प्रकार देखिएगा, लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना है कि ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन आपके पॉलिटी में संविधान के अंतर्गत ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन आप इसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑन बेसिस ऑफ नेचर, इसके प्रकृति के आधार पर जो है इसके 3 पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर आपका हो जाता है, मानिए कि डीपीएसपी के कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं। तो एक होता है समाजवादी, एक होता है समाजवादी, या यूं कह सकते हैं सामाजिक डीपीएसपी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा होता है गांधीवादी। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो ये गांधीवादी होंगे। और तीसरा कौन सा होता है, उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके डीपीएसपी होते हैं। अब एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल्स आपको यहां पर मिलते हैं, तो जैसे आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 है, यहां से ध्यान रखिएगा। जैसे आर्टिकल 38 है, इसके अलावा 39 है, फिर इसके बाद में 41 है, 42 है, अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 है, 43A है और 47 है। ये सभी कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं। अब गांधीवादी की अगर हम लोग बात करें, कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं, गांधी जी के विचारों से मेल खाते हुए हैं, तो वो है 40। ये तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करते हैं, 40 है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 43 होता है, 43B होता है, 43, 43B होता है। इसके बाद में 46, 47, 48, 46 होता है, 47 होता है, 48 होता है। ये सारे आर्टिकल्स किस में होते हैं, गांधीवाद में होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जो शेष बच जाते हैं, वो कौन से हो जाते हैं, उनका नेचर हो जाता है उदार बौद्धिक में। जैसे 44 है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 45 है, इसके अलावा 48 है, 48A है, फिर इसके बाद में जैसे आर्टिकल 49 है, 50 है, 51 है। तो ये सभी किस में आते हैं, उदार बौद्धिक वाले में आते हैं।
तो क्लासिफिकेशन आपको जो यहाँ पर दिखलाया गया है बेसिकली वो कोई भी संविधान में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ने के लिए इसके नेचर के आधार पर जो है वो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन 3 अलग अलग रूपों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सवाल आपसे यहाँ पर किसी आर्टिकल का नाम दिया जाएगा और वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इनको शामिल किया जाता है। तो ये बहुत सामान्य बातें हैं, इसको आप जानते रहिएगा। सवाल का नेचर कैसा होगा, किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल्स की। आर्टिकल हम लोगों ने 36 से लेकर के 38 तक की बात कर लिया था, अब बात करनी है 39 की। आर्टिकल 39 जो आपके संविधान का है ये आपका डीपीएसपी में होता है। कौन सा प्रावधान इसमें है, तो राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय कदम उठाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 39 में क्या लिखा गया है कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय कदम उठाए जाएंगे, मतलब कि जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास राज्य करेगा, जिसका प्रोविजन आपको आर्टिकल 38 में दिया गया है। तो वही बात यहां पर आपको समझनी है कि आर्टिकल 39 में क्या लिखा गया कि राज्य कुछ अनुसरणीय कदम उठाएगा। क्या लिखा गया है यहां पर, राज्य कुछ अनुसरणीय कदम उठाएगा। राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय कदम उठाए जाएंगे। अब राज्य अनुसरणीय कदम में कौन कौन सा अनुसरणीय कदम उठाएगा, तो एक एक करके अगर हम लोग समझे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, आजीविका के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। आजीविका के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कौन सा और अनुसरणीय कदम उठाएगा राज्य, तो इसके अलावा स्त्री पुरुष में, जैसे ये हो गया आजीविका के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, तो इसका मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अक्सर आप देखते हैं कि स्त्री कोई काम कर रही है या पुरुष कोई कार्य कर रहा है सेम कार्य को, तो कहीं न कहीं स्त्रियों का जो वेतन होता है या डेली वेजेस जो होते हैं वो कम होते हैं पुरुषों की तुलना में। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जो आजीविका का अवसर होगा वो समान होगा। दूसरा पॉइंट होता है कि संसाधन जितने हमारे पास हैं, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा संसाधनों का। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर होता है। अब इसके बाद में देखेंगे तो आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यहां पर क्या लिखेंगे, आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब आर्थिक विकेंद्रीकरण की अगर बात कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है कि जो संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपके संसाधन हैं, खास करके आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का क्या हो, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब ये होता है यहां पर, यानी कि जितने संसाधन हैं उनका अहितकारी हाथों में, अगर हितकारी है तो वो चल सकता है थोड़ा बहुत, बट अगर अहितकारी हाथों में जाता है तो इसका संकेंद्रण इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 39 में ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आर्टिकल 39 में ही एक सब क्लॉज जोड़ा गया था और वो था आपका आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A की अगर बात करते हैं तो पहला तो सवाल आपको यही पूछा जाता है कि इसको कब जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के जरिए 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था, और इसको जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन से।
प्रावधान क्या किया गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बहुत बार सवाल आपसे ये पूछा गया है, समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहां पर किया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहां पर किया गया? तो ये आपको मिल जाता है कहां पर? आर्टिकल 39A में मिल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपके परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपको सवाल ये खास करके जो 39A है, और सिर्फ 39A ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स बाद में जोड़े गए हैं वो सभी के सभी आर्टिकल्स आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां से आपको ये बात काफी अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल की, और जो आपका अगला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 की बात अब हम लोगों को करना है। अनुच्छेद 40 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा है कि अनुच्छेद 40 में किस बात का प्रावधान मिलता है आपको? तो अनुच्छेद 40 में प्रोविजन किया गया है यहां पर ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन बतलाया गया है। और आपको ये मालूम होगा कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्राम पंचायतों के लिए जो अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए बात करें, अगर ऐसी शक्तियों और ऐसे अधिकारों को देने के लिए ग्राम पंचायतों को खास करके, जिससे वो अपने आप को सशक्त बना सके, इस बात का प्रावधान आपको अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया। थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से जब पूछा गया तो उन्होंने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 40 को अर्थात ग्राम पंचायतों के संगठन की बात को लेकर के इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आगे चल करके के संथानम थे उनके प्रस्ताव के आधार पर ही उन्होंने संविधान में इस बात को शामिल करने पर अपनी सहमति बताई, क्योंकि ये जो विचार था वो था गांधी जी के विचार दर्शन पर ही ये आधारित था। तो एक पॉइंट यहां पर आपको लिखना होगा कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो संविधान सभा में शुरुआती दौर में तो B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया था? अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में चल करके के संथानम के प्रस्ताव के आधार पर, के संथानम के प्रस्ताव के आधार पर ही क्या किया गया, इसको बाद में शामिल करने पर इन्होंने अपनी सहमति जताई। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आधारित है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है, ग्राम स्वराज पर आधारित है। और इसी बात का अगर हम लोग इम्पैक्ट देख लें कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है, तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है, संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, 73वां 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके जरिए क्या किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सवाल आपसे अक्सर इस बात को पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपको यहां पर ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एक आई थी, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण, साथ ही साथ स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक शक्तियां हस्तांतरित करने की बात यहां पर की गई थी। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आपको इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं।
बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और आर्टिकल है आपका वो 41। अनुच्छेद 40 के बाद हम लोगों को बात करनी है अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 की बात करते हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन के बाद अगर इसके क्रम को आप याद रखना चाहें तो यहां से आप चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 41 में आपको किस बात का प्रावधान किया गया है, तो यहां पर काम का अधिकार दिया गया है। काम का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ कुछ दशाओं में, ध्यान रखिएगा, कुछ दशाओं में यहां पर लोगों को सहायता की बात की गई। तो आर्टिकल 41 किस बात की बात करता है? काम का अधिकार और कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कुछ दशाओं में लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। कहां पर? तो ये प्रावधान आपको मिल जाता है अनुच्छेद 41 में, आर्टिकल 41 में। अब यहां से देखेंगे तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके और भी आते हैं जो आपके एग्जाम में वर्तमान में प्रचलन में है और पूछे जाने की इनकी संभावना ज्यादा रहती है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो काम का अधिकार जो आपको दिखलाई पड़ता है, ये आपको कहां पर मिल जाता है? ये जैसे आपने मनरेगा देखा होगा, तो मनरेगा जो होता है ये काम के अधिकार की बात करता है। तो काम का अधिकार आपको कहां पर मिलता है? मनरेगा के अंतर्गत ही ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी यहां पर कुछ दशाएं हो सकती हैं, तो इन दशाओं में जैसे है बीमारी, बीमारी की दशा में बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, इसके अलावा विकलांगता या दिव्यांगता, विकलांगता, ये सभी क्या है? ये ऐसी दशाएं हैं जहां पर लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की बात की गई है। जैसे अगर हम लोग बात करें अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अटल पेंशन योजना है, तो ये बात आपको कहां पर मिलती है? जैसे बुढ़ापा के दौरान ये आपको सहायता करती है। इसके साथ में वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना होती है, वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं सुगम्य भारत योजना की, सुगम्य भारत योजना की बात करें, और इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना ये किस में काम आता है? तो ये बीमारी की दशा में आता है। तो बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, विकलांगता, इन सभी दशाओं में अगर हमको लोक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो ये सारी बातें आपको कहां पर देखने को मिलती हैं? तो ये आपको आर्टिकल 41 के अंतर्गत दिखलाई पड़ते हैं। इसके इंपैक्ट के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर हम लोगों को बात करना है अगले पॉइंट में। तो दोस्तों, अगला पॉइंट आपका होता है आर्टिकल 42, अनुच्छेद 40 की बात अब हम लोगों को यहां पर करनी है। तो आर्टिकल 42 की बात करते हैं, अनुच्छेद 40 के अनुच्छेद 42 की बात करना है, 42 की। तो यहां पर किस बात का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 42 में अगर देखेंगे तो कार्य की मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रावधान। काम की मानवोचित दशाएं, क्या इसमें प्रावधान है? कार्य की मानव उचित दशाओं का प्रावधान, मानवोचित दशाओं का प्रावधान, साथ ही साथ प्रसूति सहायता, साथ ही साथ यहां पर प्रसूति सहायता की बात की गई है। बात क्लियर हो रहा है? तो ये सारे प्रावधान आपको कहां पर मिलते हैं? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। काम की मानवोचित दशाओं का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी काम करने के लिए इच्छुक है तो उसके लिए मानव के अनुरूप उसमें क्या कौन सी दशाएं होनी चाहिए, यही सारी कंडीशंस वहां पर उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से
किसी भी पर्टिकुलर काम करने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो वहां पर उसको मना किया जाएगा, यानी कि मानव उचित दशाएं जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 की बात है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रावधान देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये आया था कब? 1984 में, 1984 में आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया था एक, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया था। इसका प्रावधान कब किया गया? ये आया था, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया था आपका 1986 में, 1986 में इसका प्रावधान हुआ। साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना आया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना आया। तो ये सभी बातें किस बात के लिए होती हैं? तो ये सभी की सभी बातें होती हैं आर्टिकल 42 के बारे में, श्रमिकों की दशाओं के लिए श्रमेव जयते का जो नारा है, ये सारी बातें आर्टिकल 42 के लिए लागू होती हैं। अनुच्छेद 43 की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 43 की बात कर लें अगर, तो आर्टिकल 43 में किस बात का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 में किसका प्रावधान है जरा देखते हैं। तो अनुच्छेद 43 में किस बात का प्रावधान है? श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान आपको कहां पर किया गया? न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान आपको कहां पर किया गया है? तो ये प्रावधान आपको मिल जाता है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। इसमें निर्वाह मजदूरी, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? निर्वाह मजदूरी। मतलब दोस्त इसका हो जाता है ये कि कम से कम किसी भी मजदूर को इतना पैसा, इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सके। तो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की भी बात कहाँ पर की गई है? 43 में की गई है। लघु और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, इस बात का भी प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? तो अनुच्छेद 43 में ही आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मुद्रा लोन योजना, आपने नाम सुना होगा, मुद्रा लोन योजना है, मुद्रा लोन योजना है, ये भी किसके लिए होता है? तो ये भी अनुच्छेद 43 में ही आपको देखने को मिलता है। अक्सर जो समय समय पर योजनाएं और परियोजनाएं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उन सभी में ध्यान रखना है कि ये किस आर्टिकल के साथ इसकी मैचिंग होती है, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इसी में एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, और वो आर्टिकल था आपका 43A। अनुच्छेद 43A में एक 44th अमेंडमेंट के जरिए, ध्यान रखिएगा 44th अमेंडमेंट हुआ था, और ये आप जानते हैं कब हुआ है? तो 1978 में ये संशोधन हुआ था, और उद्योगों में प्रबंधकों की भागीदारी यहाँ पर जताई गई। उद्योगों में प्रबंधन की भागीदारी, तो उद्योगों में प्रबंधन की भागीदारी, ये वाला जो आर्टिकल है ये कई बार आपसे पूछा गया है। उद्योगों में प्रबंधन की भागीदारी, प्रबंधन की भागीदारी, ये सवाल जो है ये कई बार आपसे पूछा गया है, और खास करके आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसको कब जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान के डीपीएसपी वाले सेक्शन में इसको जोड़ा गया। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, यहाँ से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में एक देखेंगे तो एक संशोधन और हुआ था, 97th संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 43 में एक और सेक्शन जोड़ा गया, वो था आर्टिकल 43B।
और 43B जो हुआ था ये 97th अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया और यहाँ पर किस बात का प्रावधान किया गया? प्रावधान यहाँ पर किया गया सहकारी समितियों की स्थापना। तो सहकारी समितियों की स्थापना की बात जो है, सहकारी समितियों की स्थापना की अगर हम लोग कहते हैं तो ये आपको कहां पर किया गया? ये किया गया था आपको आर्टिकल 43 के बी क्लॉज में किया गया था बाय द 97th अमेंडमेंट। और ये अगर सवाल आपसे और थोड़ा सा टफ करके पूछा जाए तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका ये आर्टिकल 43B है बेसिकली ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये गांधीवादी, ये कैसा है? ये गांधीवादी और समाजवादी प्रकृति का होता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहां से सवाल के रूप में बन सकता है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको यहां से आर्टिकल्स पर पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में आर्टिकल्स के नेचर को पूछा जाएगा और किस टाइप के एग्जाम्पल ये वर्तमान में प्रस्तुत करता है, ऐसा सवाल आपको यहां पर पूछे जाएंगे। तो इन सभी के लिए आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 44 की बात अगर हम लोग करें तो आर्टिकल 44 आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर है, समान सिविल संहिता की बात करता है। और समान सिविल संहिता की अगर हम लोग देखेंगे तो समान सिविल संहिता में आपको क्या मिलता है कि हर एक के लिए जो कानून होगा वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 44 में किस बात की बात किया गया है? समान सिविल संहिता की बात किया गया, समान सिविल संहिता की बात किया गया है। यानी कि यहां पर प्रावधान किसका है? प्रावधान आपको हो जाता है यहां पर यूसीसी का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रावधान आपको आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है। जैसे याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 40 जब आएगा तो वहां पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात हम लोग करेंगे, और जब 4 2 बार आएगा यानी कि यूनिफॉर्म की बात करेंगे, 4 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन है वो आपको आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है। जबकि ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करते हैं तो वो प्रावधान आपको आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। तो यहां से आपको ये सारे सवालों के रूप में मिल सकते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की बात किया गया है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 की अगर बात करते हैं तो 45 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो यहां पर दोस्त प्रावधान है प्राथमिक शिक्षा का। तो प्राइमरी एजुकेशन की जो बात है वो कहां पर होती है? तो आर्टिकल 45 में आपको प्राइमरी एजुकेशन की बात देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 45 की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, और यहाँ पर आप जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एग्जाम्पल आपको आर्टिकल 45 के लिए ही मिलता है। तो यहाँ से आपको ये भी प्रश्न देखने को मिलता है आर्टिकल 45 में। ध्यान आपको क्या रखना है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। ये किसके लिए होगा? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहां पर प्राथमिक शिक्षा की बात हम लोग करते हैं। खास करके जो आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपने अपने गांवों में देखा होगा आंगनवाड़ी में जो एजुकेशन दी जाती है उसी की बात कहां पर की गई है? उसी की बात हम लोग करते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। चूंकि डीपीएसपी का मूल उद्देश्य ही होता है कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अच्छे तरीके से व्यवस्था करना होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 45 की, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मूलतः अगर देखा जाए तो जो 86th अमेंडमेंट है उसमें 2002 के जरिए प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन अगर देखेंगे तो डीपीएसपी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के साथ साथ में शिक्षा के प्रावधान का शिक्षा की बात यहां पर की गई है। आर्टिकल 45 में आपको ये प्रावधान देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगर आर्टिकल 46 की। 46 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रावधान आपको क्या मिलता है? आर्टिकल 46 में देखिएगा 46 में किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46 में किस बात का प्रावधान होता है? तो सवाल आपको अगर पूछा जाए तो आप इसमें बताएंगे कि SC ST का
अगर ध्यान रखिएगा एससी और एसटी समुदाय के जो कमजोर वर्ग हैं, खास करके उनके शिक्षा और आर्थिक हितों का प्रावधान यहां पर किया गया। तो शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन की बात, एससी एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का, शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आर्टिकल 46 में आपको एससी एसटी समुदाय के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल हितों के संरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 46 के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हरिजन उत्थान, जैसे हरिजन अगर आप शब्द देखते हैं तो यहां पर इसका मतलब तो आप जानते हैं, हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, यानी कि ईश्वर के लोग हरिजन। और हरिजन उत्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो एससी एसटी हरिजन उत्थान के लिए ही ये आपको पूरा का पूरा प्रावधान यहां पर देखने को मिलता है। खास करके एससी एसटी समुदाय के लिए आर्टिकल 46 के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। इसमें कई बार संशोधन करके इनके हितों के संरक्षण की बात यहां पर संविधान के अंतर्गत किया गया है। और डीपीएसपी में आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रावधान हैं वो सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें दिया गया कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होगा जिसके उल्लंघन के बाद आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो न्यायालय की शरण में जाने का आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। यह राज्य के लिए एक दिशा निर्देश होता है कि इसका वो पालन करेगा। बात यहां पर क्लियर है। आर्टिकल 47 की बात हम लोग करते हैं, 46 की बात हो गई। आर्टिकल 47 में किस बात का प्रावधान है? तो आर्टिकल 47 जो है वो ये कहता है कि पोषण स्तर में सुधारना होगा। राज्य जो है लोगों के पोषण स्तर में सुधार की बात करता है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य की बात करेगा। तो पोषण स्तर में सुधार, क्या क्या व्यवस्था की गई है? पोषण स्तर में सुधार की बात की गई है। साथ ही साथ यहां पर जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसके अलावा आप देखेंगे तो पोषाहार स्तर, पोषण स्तर में सुधार करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार की व्यवस्था करना, ये सभी काम होगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सभी का सभी क्या होगा? ये सभी के सभी राज्य के कर्तव्य होंगे। ध्यान रखिएगा, ये राज्य के कर्तव्य होंगे। और दोस्तों, कर्तव्य का सीधा सा मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जिसको हम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, हमें ये करना चाहिए, तो ये होता है कर्तव्य। और कर्तव्यों का अगर उल्लंघन होता है, ड्यूटीज का अगर उल्लंघन होता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार के पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर 47 जो है वो किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित है? तो ये होता है आपका गांधीवादी प्रकार का, गांधीवादी प्रकार का ये आपका डीपीएसपी होता है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत योजना की जो हम लोग बात करते हैं, आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना किसके लिए होगा? तो इसी के लिए होगा। आयुष्मान योजना की अगर बात करते हैं तो ये इसी का एग्जाम्पल होगा। खास करके अगर हम लोग बात कर लें बिहार में शराबबंदी की, तो बिहार में शराबबंदी जो है ये भी इसी का एक पार्ट माना जाएगा। बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा? ये एक प्रकार का यहां पर आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही इसको माना जाएगा। बात यहां पर क्लियर है। आर्टिकल 47 के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, और इसका नेचर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का ये डीपीएसपी आपको यहां पर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 48 आपको मिलता है, अनुच्छेद 48 मिलता है। आर्टिकल 48 में किसका बात किया गया है? तो आर्टिकल 48 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर प्रावधान आपको कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। तो कृषि और पशुपालन में क्या किया जाएगा? कृषि और पशुपालन में, कृषि और पशुपालन को क्या किया जाएगा?
आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका इसमें अपनाया जाएगा। ये प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आपको ये प्रावधान देखने को मिल जाता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात कर लें कि किस प्रकार का ये प्रावधान है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का होगा। तो ये भी हो जाता है गांधीवादी प्रकार का आपका यह डीपीएसपी हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह प्रावधान किया गया कि जितने भी खास करके कृषि क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कृषि में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाएगा। और जब हम लोग वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की बात करते हैं तो जितनी आपकी हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा, तो कृषि के लिए क्या हो गया? हरित क्रांति की जो हम लोग बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो हरित क्रांति इसीलिए अपनाई गई थी। और इसी से क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर में आशा से ज्यादा हमको वृद्धि देखने को मिली थी। इसके बाद में जैसे हम लोग देखते हैं मृदा हेल्थ कार्ड, तो मृदा हेल्थ कार्ड किसके लिए है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जब बात करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये भी आपका आर्टिकल 48 में ही आता है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये भी आपको इसी में आएगा। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जब बात करते हैं तो ये भी आपको कहां पर मिलेगा? आर्टिकल 48 में ही देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें, पीएम फसल बीमा की बात करें तो ये भी आपको कहां पर आएगा? तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत ही आपको ये सभी बातें देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सारे सवाल जो हैं वो आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं। इसी के साथ में देखिएगा तो एक आर्टिकल और ऐड किया गया है और वो आर्टिकल आपका हो जाता है 42nd अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 42nd एक अमेंडमेंट हुआ था, इसके जरिए आर्टिकल 48A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 48A में किस बात का प्रावधान किया गया? तो इसको 42वें संविधान संशोधन के जरिए यहां पर जोड़ा गया। तो पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है, कहां पर? पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया। साथ ही साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई। देखिए, पर्यावरण संरक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो वर्तमान के हमारे पर्यावरण हैं वो सही तरीके से बने रहें या जिस कंडीशन में है बने रहें। साथ ही साथ उनके हम लोग वृद्धि की बात करते हैं, बढ़ावा देने की बात करते हैं, वन की रक्षा की बात करते हैं और वन्य जीवों की रक्षा की बात करते हैं। ये सारे प्रावधान आपको कहां पर मिलते हैं? तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत मिलते हैं, 48A में। और इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में इसको जोड़ा गया। जैसे पर्यावरण वन्य संरक्षण की बात हम लोग करते हैं, जैसे राष्ट्रीय वन नीति की अगर बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1988 में, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। साथ ही साथ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण एक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके पर्यावरण वाले सेक्शन में भी काम आएंगे। जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 में इसको लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये सभी एक्ट जो होंगे वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करेंगे आर्टिकल 49 की। 49 की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो यहां पर किसकी बात की गई है? यहां पर हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतों की, ऐतिहासिक स्थानों की, ऐतिहासिक वस्तुओं की, इन सभी के संरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको कहां पर मिल जाता है? तो आर्टिकल 49 में। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर होता है ऐतिहासिक इमारतों की बात, इनके स्थानों की, इनके वस्तुओं की, इन सभी के संरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहां पर आपको मिलता है? ये मिल जाता है आपको आर्टिकल 49 में मिलता है। और यहां से आपको काफी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें अगर, तो इसका एग्जाम्पल यही है। भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं तो ये आपको कहां पर एग्जाम्पल मिलेगा, तो ये आर्टिकल 49 का ही एग्जाम्पल है जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात की गई है। विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची बनाई जाती है उसका भी योगदान इसमें होता है। तो अलग अलग जो संरक्षण के तरीके हैं यहां पर इन सभी बातों का प्रावधान आपको मिलता है आर्टिकल 49 में। इसके बाद है आर्टिकल 50 में क्या है कि यहां पर जो हम लोग बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग रहेंगे। क्या रहेगा? न्यायपालिका एंड कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होंगे? ये दोनों सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग काम करेंगे। ये कैसे होंगे? ये दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। इसका प्रावधान कहां पर मिलता है? आर्टिकल 50 में। और एक लास्ट आर्टिकल जो बचता है आपका वो होता है 51 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में जो प्रावधान किया गया है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था। क्या प्रावधान है इसमें? तो यहां पर लिखा गया अंतरराष्ट्रीय शांति व व्यवस्था, शांति व व्यवस्था का प्रावधान जो है वो आपको कहां पर मिल जाता है? तो आर्टिकल 51 में आपको देखने को मिल जाता है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाने की बात की जाती है वो सभी क्या है? ये आपके आर्टिकल 51 में। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 51 में आपको इसका प्रावधान देखने को मिल जाएगा। पंचशील का सिद्धांत जो है, जैसे गुट निरपेक्षता की बात करते हैं, गुजराल सिद्धांत की बात करते हैं, भारत की परमाणु नीति की बात करते हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको आर्टिकल 51 में ही देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट होंगे जिनको आपको खास करके एमसीक्यूज में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डीपीएसपी की जो आलोचना है, डिमेरिट्स है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर आपको कोई भी बहुत खास नहीं आएगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या रिलेशन होते हैं, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो ऐसे सवाल आपको ज्यादातर उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको लिखने की आवश्यकता होती है। एमसीक्यूज के लिए आपको इतना जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है इतना पर्याप्त है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए और आए हुए सवालों को प्रैक्टिस करिए। बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छे सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोगों की बात बस यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की और उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट की बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।